आज के इस लेक्चर में जनरल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे और उसके साथ ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि अब जनरल आप लोग खुद बनाएंगे, खाली इसकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन आपके सामने मौजूद हैं जिसमें लिखा हुआ है कि सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस। ये बात हमने सीखी थी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में कि बिजनेस की 3 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस, जिसमें एक बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसे कमाता है। दूसरे को हम कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस, जिसमें एक बिजनेस चीज़ों को खरीद के और फिर सेल करता है और उस सेल के ज़रिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है। तीसरा हमने जो बिजनेस की टाइप पढ़ी थी वो थी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो होता है जिसमें चीज़ें ज़ीरो लेवल से तैयार की जाती हैं, नई चीज़ें बनाई जाती हैं, पुरानी चीज़ें या ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों का जिक्र वहाँ पे नहीं होता। ये हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अब आज हम जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं या जो चीज़ सीखने जा रहे हैं उसका ताल्लुक है सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस, यानी एक ऐसा बिजनेस जो खिदमात फराहम करके और पैसे कमाता है, जिसकी मिसाल मैंने आपको दी थी, शायद अगर याद हो, एक टेलरिंग शॉप, एक कारपेंटर की शॉप, ठीक है, ये मैन्युफैक्चर हो गया, या बैंकिंग की सर्विसेज, प्रिंटिंग की सर्विसेज, इंटरनेट की सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज, ये तमाम के तमाम सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस कहलाते हैं। ठीक है, इनको हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया था। आज हम इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जाएंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे जाने से पहले एक चीज़ बेटा मैं आपको अच्छी तरह बता दूं कि आपको अपना पिछला लेक्चर अच्छी तरह ज़हन नशीन होना चाहिए। आपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी। उससे पहले आपने पढ़ा था एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, आपने ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना सीखा था। तो पिछले तमाम लेक्चर्स अगर आपके जहन में मौजूद हैं तो ये वाला चैप्टर इंशाल्लाह आपको बहुत आसान लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा ये टॉपिक जो है, बिकॉज हमने जो कुछ पढ़ा है ये उसी की एप्लीकेशन है। ये कोई नई चीज़ हम यहाँ पे आज नहीं सीख रहे। हाँ, मैं आपकी ये हेल्प करूंगा कि मैं आपको ये बता दूंगा कि ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट किसको करना है। आप जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, मिस्टर नवीद द कंसल्टेंट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर हिज बिजनेस। नंबर 1, March 1 started business with a cash investment of 1,50,000। अब आप देखिए, जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो अब आप देखें, एनालाइज करें, ओनर हमारे बिजनेस को कैश दे रहा है। सबसे पहला काम आपने एनालिसिस करना अपने दिमाग में। एक ओनर हमारे बिजनेस को कैश दे रहा है कैश हमारा एसेट है, हमारे बिजनेस में वो इंक्रीज हो रहा है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमें ये सिखाते हैं कि इंक्रीज इन एसेट्स इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। गोया कि हमें कैश को यहाँ पे क्या करना है? डेबिट करना है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिखता हूँ। डीआर का मतलब डेबिट रिकॉर्ड। ठीक है, तो कैश हमारे बिजनेस का एसेट है, हमारे बिजनेस को मिला, इंक्रीज हुआ, उसको हम डेबिट करेंगे एज पर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सेकंड चीज, ये कैश आया कहां से? ये कैश ओनर ने दिया, और ओनर अपने बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। कैपिटल इज द शेयर ऑफ ओनर। कैपिटल ओनर का हिस्सा है, ओनर का शेयर है। जितना एक ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये बात हमने सीखी थी कि जितनी वो इन्वेस्टमेंट करेगा उतना उसका शेयर, उतना उसका कैपिटल इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज इन कैपिटल is
अच्छा बेटा, आपको आवाज आ रही मेरी साफ क्लियर स्क्रीन पे नजर आ रहा है? ओके। अब ये पैसे हमें किसने दिए? ओनर ने दिए। अब ओनर का शेयर, ये हमने सीखा था अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी और जनरल के अंदर भी। एक ओनर अपने बिजनेस में जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा उतना उसका शेयर यानी उतना उसका कैपिटल इंक्रीज होगा। और फिर हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में ही सीखा था कि इंक्रीज इन कैपिटल इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। क्रेडिट को मैं शॉर्ट फॉर्म में CR लिख देता हूँ। CR का मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड, DR का मतलब डेबिट रिकॉर्ड। अब आप अपने घर में बैठ के सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें और जब आप इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे अपनी कॉपी के अंदर, तो आपने जर्नल में डेबिट क्या करना होगा? कैश। और क्या क्रेडिट क्या करना होगा आपने? कैपिटल। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अच्छा जी, आगे चलते हैं। मार्च 1 को एक और ट्रांजैक्शन हुई। इसमें लिखा हुआ कि डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। जी, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अब अगर इस ट्रांजैक्शन को हम एनालाइज करें, हम अपने बैंक में कैश जमा करवा रहे हैं, तो बैंक बैलेंस हमारा एसेट है और बैंक में जितने आप पैसे जमा करवाएंगे उतना आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो जब बैंक बढ़ेगा उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे डेबिट रिकॉर्ड आ जाएगा। क्लियर है? दूसरी चीज, हमने बैंक में क्या डिपॉजिट किया? कैश। कैश हमारा एसेट है, वो हमने बैंक में जमा करवा दिया, तो कैश हमारे पास से डिक्रीज हो गया। कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। हम क्या करेंगे? बैंक को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे जर्नल एंट्रीज के अंदर। जब आप इस ट्रांजेक्शन का घर पे जर्नल बनाएंगे, उसमें आप क्या करेंगे? डेबिट किसको करेंगे? बैंक को। और क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को करेंगे। आगे चलते हैं। March 5, provided services to a customer and received cash from him 10,000. प्रोवाइडेड सर्विसेज टू अ कस्टमर। अब जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन के टॉपिक पे लिखा था सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस, आपको सिखाने के लिए एग्जाम में इस तरह लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन चूंकि फिलहाल हम जर्नल सीख रहे हैं इनिशियल लेवल पे, तो मैंने आपको उसके ऊपर लिख के दिखा दिया कि ये सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस का सवाल है। यानी ये एक ऐसा बिजनेस है जो सर्विसेज के जरिए अपनी इनकम जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने किसी कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड की एंड रिसीव कैश। इनको क्या मिला? इनको मिला कैश। अब इसको एनालाइज कीजिए। हमें कैश मिला, कैश हमारा एसेट है और हमारे बिजनेस में एसेट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। दूसरी चीज, ये कैश हमें कहां से मिला? ये कैश हमें मिला सर्विस इनकम के जरिए। तो इसका जो टाइटल ऑफ अकाउंट होगा, जैसे कि ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है, इसका टाइटल ऑफ अकाउंट यहाँ पे हम लेंगे फी इनकम। यानी हमने किसी को सर्विसेज दी हैं और उन सर्विसेज के बदले हमने उनसे कुछ फीस चार्ज की है। तो सर्विस, इसका जो टाइटल ऑफ अकाउंट है वो क्या होगा? फी इनकम होगा। ठीक है? फी इनकम। फी इनकम हमारा रेवेन्यू है। जितना हम कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उतना हमारा रेवेन्यू का लेवल बढ़ेगा। तो आपने फीस इनकम जनरेट करना शुरू कर दी है, रेवेन्यू का लेवल इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो जर्नल में इसकी एंट्री क्या बनेगी? के कैश डेबिट फीस इनकम या फी इनकम क्रेडिट। बात समझ में आ रही? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? यानी प्रॉब्लम? ये तमाम चीजें बेटा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। प्रैक्टिस का मतलब हमको नई चीज नहीं सीख रहे, बल्कि जो ऑलरेडी चीजें हमने सीखी हुई है उसी को हम मजीद अपने आप को उसमें फ्लो कर रहे हैं। फ्लुएंसी लाने के लिए हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे मार्च 15 में लिखा हुआ ट्रांजेक्शन के प्रोवाइडेड सर्विसेज टू अनदर कस्टमर ऑन क्रेडिट। अब हमने एक और कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड की। याद रखिएगा,
सर्विसेज जैसे ही आप प्रोवाइड करेंगे आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, आपका रेवेन्यू बन जाएगा, चाहे आपने उसके बदले कैश रिसीव किया हो या ना किया हो। आज समझ में आ रही? अगर कैश रिसीव कर लिया तब भी आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, और अगर कैश रिसीव नहीं किया, सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, तब भी आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपने कस्टमर को सर्विसेज तो प्रोवाइड कर, पैसे नहीं दी, वो पैसे आपको बाद में देगा। ये हमने सीखा था अकाउंटिंग इक्वेशन में और जर्नल में कि जो पैसे हम बाद में कस्टमर से लेते हैं उनको हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। तो अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा एसेट है, जितना हम उधार पे सर्विसेज देंगे उतना हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल बढ़ेगा, और जब अकाउंट रिसीवेबल बढ़ेगा, इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। सेकेंडली हमारी इनकम बढ़ रही है, उस इनकम का नाम क्या होगा? फी इनकम। आप सर्विसेज दे चुके, कैश मिला या नहीं मिला वो बात की बात है, आप सर्विसेज दे चुके, आपका रेवेन्यू बन चुका और रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। हमारी एंट्री क्या बनी? जर्नल के अंदर हम जाएंगे, जर्नल में डेबिट की पोजीशन पे लिखेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल, डेबिट में उसके आगे लिखेंगे अमाउंट 15,000, और क्रेडिट की पोजीशन पे लिखेंगे फी इनकम, और उसके आगे क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे 15,000 रुपीज। नरेशन में आप लिख देंगे टू रिकॉर्ड क्रेडिट services, provided services to credit customer या provided services to customers on credit। जी बेटा, कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर कोई? क्लियर है सब कुछ? प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगली ट्रांजैक्शन 10 मिनट बाद आइएगा, ठीक है? हाँ, अब अगले ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है भाई कि रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर एज एडवांस फॉर द सर्विसेज टू बी रेंडर्ड। रेंडर्ड का मतलब मैंने समझाया था, प्रोवाइड करना होता है। तो फॉर द सर्विसेज टू बी रेंडर्ड ऑन अप्रैल, इन अप्रैल, अप्रैल के महीने में, अगले महीने आपने उसको सर्विसेज देनी है, लेकिन उसने अभी से आपको कैश दे दिया, कैश आपको मिल गया। अच्छा, ये बात हमने सीखी थी उससे पहले भी कि हमें अगर हमारा कस्टमर एडवांस में कैश दे दे, यानी उसने हमें कैश तो दे दिया लेकिन हमने उसको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, तो गोया कि हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी अराइज होती है, लाइबिलिटी जनरेट होती है, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। हमारे ब्रैकेट में दिया हुआ भी है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, अनअर्न के नाम से रिकॉर्ड करें। अनअर्न का मतलब कि हमें एडवांस में पैसे दे दिए कस्टमर ने, हमने उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। देखिए बेटा, दो चीजें हैं, एक होता है अकाउंट्स रिसीवेबल और दूसरा होता है अनअर्न। ये एक दूसरे का अपोजिट है। कैसे? देखिए, अकाउंट्स रिसीवेबल में यूं होता है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, पैसे हमें बाद में मिलते हैं, और अनअर्न में यूं होता है कि पैसे हमें एडवांस पहले मिल जाते हैं, सर्विसेज हम बाद में देते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल का मतलब हमने सर्विसेज दे दी, पैसे हमने लेने हैं, हमारी ओनरशिप बन गई है, दैट इज एन एसेट। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है। और अनअर्न्ड में हमने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की हैं, तो ये हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है कि जो हमने 20,000 रुपीज कस्टमर से मार्च 20 को रिसीव किए हैं, इसके बदले हमें नेक्स्ट मंथ में कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो लाइबिलिटी याद रखिएगा, सिर्फ पेमेंट की शक्ल में नहीं होती कि हमें किसी को कैश पे करना है, बल्कि लाइबिलिटी सर्विसेज की शक्ल में भी होती है कि जो एडवांसेस आपने कस्टमर्स से लिए हैं, उन एडवांसेस के बदले आपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो अगर आप इस ट्रांजेक्शन का एनालिसिस करेंगे तो आपको मिला 20,000 रुपीज का कैश। कैश हमारा एसेट है, हमारे बिजनेस का, हमें मिला, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, तो हम कैश को कर देंगे डेबिट। दूसरी चीज, एक टाइटल ऑफ अकाउंट है जिसको हम कहेंगे अनअर्न फी या अनअर्न फी इनकम भी लिखना चाहें, एक ही बात है।
अनअर्न्ड का मतलब मैंने बताया था कि पैसे आपको एडवांस मिल गए लेकिन आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की हैं, ये अब आपकी लायबिलिटी बन गई है। सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है तो ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जितनी इंक्रीज करेगी उतना हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने कस्टमर से एडवांस देना शुरू किया, हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ना शुरू हो गई। इंक्रीज इन लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो हम जनरल जनरल में जाएंगे, डेबिट की पोजीशन पे लिखेंगे कैश, इसको डेबिट कर देंगे 20,000 से। क्रेडिट की पोजीशन पे लिखेंगे अनअर्न फी इनकम, या अनअर्न फी भी कह सकते हो आप उसको, अनअर्न फी इनकम भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं इसके अंदर। अनअर्न फी इनकम को हम कर देंगे क्रेडिट। इनकम का वर्ड आ जाने की वजह से वो रेवेन्यू नहीं बनेगा। अनअर्नड इनकम जो होती है वो लाइबिलिटी ही रहती है। लाइबिलिटी जब बढ़ेगी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज जो आपकी समझ में ना आई हो या न्यू हो आपके लिए? अच्छा जी, ये हमने बेटा आज एक एग्जांपल की सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस के ऊपर। एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मिस्टर नदीम स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ए मैकेनिक। एक मैकेनिक की दुकान खोली इन्होंने, एंड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स। ये एक मैकेनिक है, मैकेनिक मतलब सर्विस प्रोवाइड करने वाला बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने। ये अपनी सर्विसेज देंगे और लोगों से उसके बदले पैसे लेंगे। तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है मई की 1 तारीख को क्या हुआ? इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। एनालाइज कीजिए हमारे बिजनेस को क्या मिला, कैश मिला। कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज हुआ हमारे बिजनेस में, उसको डेबिट करेंगे। और ये कैश हमें ओनर ने दिया है, ओनर का शेयर इंक्रीज हुआ। जब ओनर का शेयर यानी कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। जब आप जर्नल जर्नल बनाएंगे अपने घर में कॉपी के अंदर, और उसके अंदर आप डेबिट की पोजीशन पे लिखेंगे कैश, आगे डेबिट के कॉलम में लिख देंगे 65,000 का अमाउंट, और क्रेडिट की पोजीशन में पर्टिकुलर्स में जाके लिखेंगे कैपिटल, और उसके आगे क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे 65,000। नरेशन में लिख देंगे टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर नदीम। दूसरी चीज, पेड एडवांस रेंट फॉर द मंथ। इस महीने का किराया दुकान का उन्होंने एडवांस में दिया 8,000 रुपया। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जब आप किसी को एडवांस खर्चा देते हैं तो उसको प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। यहाँ पे हम दे रहे हैं एडवांस में रेंट। तो एडवांस रेंट जब पे किया जाता है उसको कहते हैं प्रीपेड रेंट या प्रीपेड रेंट एक्सपेंस भी आप उसको कह सकते हो। प्रीपेड रेंट आपने दे दिया। अब प्रीपेड आपका एसेट है, जितना आप अपने खर्चों की एडवांस पेमेंट करेंगे तो ये आपका एसेट रहेगा। और एसेट, जितना आप अपना पैसा दूसरों के एडवांस के तौर पे देंगे उतना आपका एडवांस उनके पास इंक्रीज होता रहेगा। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। और दूसरी चीज के जो आपको आवाज आ रही है? स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है साफ? अच्छा, दूसरी चीज, अब क्या हो रहा है? प्रीपेड रेंट आपका इंक्रीज हो रहा है, वो डेबिट हो गया। दूसरी चीज हमारे पास है कैश। कैश हमारा क्या है? एसेट है, हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं। कैश को जब हम पे कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो यहाँ पे प्रीपेड रेंट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हम जितना एडवांस पेमेंट करेंगे, खर्चा एक एसेट हमारा इंक्रीज होगा। खर्चों की एडवांस पेमेंट हमारा प्रीपेड होती है, प्रीपेड बाय नेचर हमारा एसेट होता है। जितना हम एडवांस पेमेंट करेंगे उतना प्रीपेड हमारा बढ़ता रहेगा। और कैश हमारे पास से जा रहा है, हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। एंट्री क्या बनी? प्रीपेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट।
अब आप जर्नल में जाएंगे, पर्टिकुलर्स के कॉलम में डेबिट की पोजीशन पे लिखेंगे प्रीपेड, क्रेडिट की पोजीशन पे लिखेंगे कैश, डेबिट के आगे लिखेंगे प्रीपेड के आगे लिखेंगे डेबिट के कॉलम में 8,000 रुपया, और कैश के आगे क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे 8,000। ये आपकी एक एंट्री बन जाएगी। नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड एडवांस पेमेंट ऑफ रेंट। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एनी प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। एक और ट्रांजैक्शन है, परचेज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स टू बी यूज्ड इन द बिजनेस। हर मैकेनिक के पास आपने देखा होगा कुछ टूल्स होते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं उनके पास, जिनको वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जिस चीज को हम खुद यूज करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, उसको हम एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं, याद रखिएगा। और अगर हम वो चीज इस नीयत से खरीदते हैं कि दूसरों को बेचेंगे, तो फिर हम उसको एज अ मर्चेंडाइज, एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं परचेज करते वक्त, राइट। तो यहाँ पे टूल्स और स्पेयर पार्ट्स हम खरीद रहे हैं, किस लिए खरीद रहे हैं? भाई मैकेनिक को जो है जरूरत पड़ती है इन चीजों की, तो ये चीजें क्या कहलाएंगी? ये उसका एसेट होंगी। ठीक है, और उसका नाम क्या रखा जाएगा? टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। ये हमारा एसेट है, जितना हम ये खरीदेंगे उतना ये हमारे पास इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। उसके बाद हमने इसको कैश पे खरीदा, लाजमी सी बात है, इस तरह की चीजें कैश पे खरीदी जाती हैं। तो कैश हमने पे किया होगा इनको खरीदने में, कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज हो रहा है हमारे पास से, और डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। हमारी एंट्री क्या बनी जर्नल के हिसाब से कि टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स को हमने डेबिट करना है, कैश को हमें क्रेडिट करना है। हम जर्नल में जाएंगे, पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखेंगे टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, और क्रेडिट की पोजीशन पे लिखेंगे कैश। ठीक है, टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स के आगे डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 15,000, और कैश के आगे क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे 15,000। नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑन कैश। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप? आगे चलते हैं। मई 14 की ट्रांजैक्शन है हमारे पास। रिसीव कैश 5,000 for the day against various services provided to customer. रिसीव कैश, सबसे पहली बात कि आपके बिजनेस को क्या मिला? कैश मिला कस्टमर्स की तरफ से। कैश हमारा एसेट है, हमारे बिजनेस को मिला। कैश हमारे पास क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। और रूल्स ये कहते हैं इंक्रीज इन द एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। ठीक है जी। दूसरी चीज, ये पैसे हमें कस्टमर्स ने दिए, हमने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, और उस सर्विसेज के बदले हमें कैश मिला। तो कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करना हमारी रेवेन्यू है, जिसको हमने नाम देना है यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन भी आपको, रिपेयर इनकम। अब जितनी ज्यादा आप सर्विसेज देंगे कस्टमर्स को, उतना आपका रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। रेवेन्यू का नाम क्या हुआ यहाँ पे? रिपेयर इनकम। ठीक है, ज्यादा सर्विसेज देंगे तो रेवेन्यू आपका बढ़ेगा। इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। आपकी जर्नल के हिसाब से एंट्री क्या बनी? कैश को डेबिट करना है और रिपेयर इनकम को आपने क्रेडिट करना है। आप जाएंगे जर्नल के अंदर, पर्टिकुलर के कॉलम में लिखेंगे डेबिट की पोजीशन पे कैश को, और उसके आगे डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 5,000, और पर्टिकुलर्स में क्रेडिट की पोजीशन पे हम लिखेंगे रिपेयर इनकम, और उसके आगे क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे 5,000।
ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। आगे आगे ट्रांजैक्शन आ रही है, पेड फोर्टनाइटली सैलरीज। अच्छा, फोर्टनाइटली का मतलब क्या होता है? देखें, एक चीज होती है वीक और एक होती है मंथ। ये आपने सुना होगा कि वीक का मतलब 7 डेज, मंथ आपने सुना होगा कि मंथ का मतलब 30 डेज। कैलेंडर में 28 डेज भी हो सकते हैं फेब के हिसाब से, 31 भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मंथ का मतलब होता है 30 डेज, वीक का मतलब होता है 7 डेज। अब वीक का डबल या मंथ का हाफ, उसको हम कहते हैं फोर्टनाइट। यानी आसान अल्फाज में यूं कहते हैं कि आधा महीना, 15 डेज। 15 डेज को हम कहते हैं फोर्टनाइट। यानी अगर एक काम आप महीने में 2 दफा करते हैं तो हम उसको यूं कहेंगे कि फोर्टनाइटली ये काम हो रहा है। तो ये मैकेनिक की दुकान पर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको महीने में 2 दफा सैलरी पे की जाती है, यानी कि हर 15 दिन बाद उनको तनख्वाह मिलती है। दैट इज कॉल्ड फोर्टनाइटली सैलरीज। ठीक है, तो बहरहाल फोर्टनाइटली का मतलब 15 डेज के बाद जो काम किया जाता है। हमने एम्प्लॉयज को सैलरी पे की, ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। का टाइटल ऑफ अकाउंट क्या होगा? सैलरीज एक्सपेंस। और जितना आप खर्चा करेंगे उतना आपके एक्सपेंसेस का लेवल बढ़ेगा, और जब एक्सपेंसेस का लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट एज पर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सेकेंडली, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है पेड। पेड पेड का मतलब होता है कैश पेमेंट करते हैं। कि पेमेंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ 2 तरीकों से होती है, या तो कैश के थ्रू या चेक के थ्रू। जब यहाँ पे चेक का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब हमने बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं की है, बल्कि उनको कैश दिया। 5,000 रुपए हमने उनको कैश दिया 15 दिन का। ठीक है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पे जो दूसरी चीज है पेड का मतलब वो क्या है? कैश। कैश हमारे पास से जा रहा है एंड डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। आगे चलते हैं। कोई कंफ्यूजन तो बेटा नहीं हो रही आपको? इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? ये यूनिक तरह की एक्टिविटीज हैं, इस पर जरा फोकस कीजिएगा। आगे चलते हैं। मे 20 इसमें कह रहे हैं कि एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी, राजू ट्रांसपोर्ट कंपनी, टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर देयर व्हीकल एट अ फ्लैट रेट ऑफ 5,000 पर मंथ। देखें, ये मैकेनिक की दुकान है जो नदीम साहब ने खोली है। अब नदीम जो मैकेनिक हैं, उन्होंने, नदीम नाम था ना ऊपर, देखें क्या था, हाँ नदीम, मिस्टर नदीम ने मैकेनिक की दुकान खोली थी। अब इस मैकेनिक के पास एक ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले हैं जो कि जिनकी बसें ट्रकें वगैरह चलती होंगी, गाड़ियाँ चलती होंगी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इनसे कि भाई अगर हमारी गाड़ियों को ज़रूरत पड़ती है मेंटेनेंस की, ट्यूनिंग वगैरह की, तो आप ये मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे और उसके बदले हम आपको महीने के फ्लैट रेट का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट। फ्लैट रेट मीन्स फिक्स्ड अमाउंट। आपको फिक्स महीने के 5,000 मिलेंगे। तो हमारी जितनी भी गाड़ियां खराब होंगी आप उनको ठीक करेंगे या उनकी मेंटेनेंस करेंगे, और उसके बदले में आपको फ्लैट रेट फिक्स अमाउंट देंगे महीने के 5,000 रुपए। तो इस कंपनी ने इनसे लिंक वो कर लिया, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, एक बात, ये अभी बात हुई है, ये अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, अच्छा, ना नदीम साहब ने राजू ट्रांसपोर्ट की अभी कोई गाड़ी ठीक की है, ना राजू ट्रांसपोर्ट ने नदीम को कुछ पैसे दिए। अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं पैसों का लेन देन। अगर ऐसे होता कि नदीम साहब ने राजू ट्रांसपोर्ट वालों की गाड़ियां ठीक कर दी, पैसे बाद में देंगे फॉर एग्जांपल, तो नदीम साहब ने अपनी तरफ से पार्ट प्ले कर दिया, नदीम साहब ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो नदीम साहब की इनकम बन चुकी होती तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते। लेकिन ना तो नदीम साहब ने उनकी गाड़ियां ठीक की हैं, ना राजू ट्रांसपोर्ट वालों ने उनको पैसे दिए, तो ये ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई। इस बात को समझिएगा।
ये ट्रांजैक्शन अभी नहीं हुई, वजह कि इसके अंदर पैसे का लेन देन नहीं है, सिर्फ ये तय हुआ है कि 5,000 भी दिए नहीं है, और ये तय हुआ कि आप हमारी गाड़ियों को ठीक करेंगे, लेकिन गाड़ियां भी ठीक नहीं की, तो किसी तरफ से भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ। तो जब पैसे का लेन देन नहीं हुआ तो आप इसकी एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। बात समझ में आ रही है? अगर कोई एक पार्टी अपना काम करती, गाड़ियां ठीक करने वाला गाड़ियां ठीक कर देता, तो हम एंट्री बनाते, पैसे भले बाद में मिले, या जिसने गाड़ियां ठीक करवानी वो पैसे दे देता एडवांस में, तो भी हम एंट्री रिकॉर्ड कर देते, लेकिन कहीं किसी तरफ से भी कोई इनिशिएशन नहीं हुई, तो ट्रांजैक्शन हैज नॉट टेकन प्लेस, दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड। बात समझ में आ रही? आगे चलते हैं। Send a bill to the customer for the repair of his accidental car। एक कस्टमर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, उसको हमने ठीक कर दिया, उसको 7,000 रुपए का बिल भेज दिया। बिल भेज दिए का मतलब हमें पैसे तो नहीं मिले ना, ये पैसे हमने लेने, इसका मतलब है हमने उधार पे उसका काम किया, ये क्या कहलाएगा? अकाउंट्स रिसीवेबल। उधार पे काम किए, कस्टमर से लेने वाले पैसे बढ़ रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। और दूसरी चीज, आपने उनको खिदमत फराम कर दी, आपकी कमाई का जरिया रिपेयर इनकम है, तो जितना आपका रेवेन्यू बढ़ेगा उतना आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो अकाउंट रिसीवेबल, जो पैसे कस्टमर से लेने वाले हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, वो डेबिट, और रिपेयर इनकम हमारी क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा जी, अगली एंट्री, अगेन दोबारा वो एंट्री रिपीट हो गई। पेड फोर्टनाइटली सैलरी, पहले 15 दिन की सैलरी, अब दूसरे वाले 15 दिन की सैलरी, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, उसको हम सेकेंड फोर्टनाइट कहेंगे। एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन एक्सपेंस रिकॉर्डेड बाय डेबिट, और हमने पे कर दिया, कैश चला गया हमारे पास से, डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। May 31, सेंड अ बिल टू राजू ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मे। अब बात, महीना खत्म हो गया, तो हमारा राजू ट्रांसपोर्ट से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 5,000 रुपए फिक्स पे, चाहे जितनी भी गाड़ियां होंगी उनकी, उसको हमने रिपेयर किया। तो जितनी गाड़ियां रिपेयर की थी या नहीं की थी, जो भी सिलसिला था, हमने 5,000 रुपए उनसे फिक्स लेने थे, उस 5,000 का हमने उनको बिल भेज दिया। यानी हमने राजू कंपनी से पैसे लेने हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा इंक्रीज हुआ। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, जब बढ़ेगा तो डेबिट, और राजू ट्रांसपोर्ट वालों की हम गाड़ियां ठीक करते हैं, रिपेयर इनकम हमारे रेवेन्यू है, वो क्या हो गया? वो भी इंक्रीज हो गया, वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज डेबिट, रिपेयर इनकम रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट। जी बेटा, यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि हम एनालिसिस, मैंने आपको बताया कि हम एनालिसिस करके और ये डिसाइड करेंगे कि किस टाइटल ऑफ अकाउंट को डेबिट करना है या किस टाइटल ऑफ अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो हमने सीख लिया। उसके बाद जर्नल जर्नल आप लोग बनाएंगे अपनी कॉपीज के अंदर और इसको ड्रॉ करेंगे जर्नल जर्नल के फॉर्मेट में, जिस तरह मैंने आपको पहले सिखाया था। ये आपकी प्रैक्टिस होना शुरू हो गई। जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका जर्नल जर्नल होगा बेटा, उतना ज्यादा इजी आपको अकाउंटिंग लगेगी। लेकिन अगर आपने जर्नल जर्नल को सिर्फ एक चैप्टर समझ के पढ़ा, जान छोड़ा इससे, तो आपकी आने वाली अकाउंटिंग की बेस भी उतनी ही वीक होगी। इसलिए इस पे फोकस करना है, इसको सिर्फ चैप्टर के तौर पे नहीं पढ़ना, बल्कि यहाँ पे जो आप डेबिट क्रेडिट के रूल्स सीख रहे हैं, डेबिट क्रेडिट की एप्लीकेशन सीख रहे हैं, सारी जिंदगी अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट ही करना है। और उस डेबिट क्रेडिट को सीखने का, स्ट्रॉन्ग करने का सबसे इम्पोर्टेंट जो जरिया है वो जर्नल जर्नल का चैप्टर ही होता है। तो इस पे अच्छी तरह बेटा फोकस कीजिए। जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए थे उसके स्क्रीनशॉट्स आपके सामने मौजूद होंगे। इसके अलावा इन लेक्चर्स को मैं ग्रेजुअली अपने यूट्यूब के चैनल पे अपलोड भी कर रहा हूं, आप लोग देख रहे होंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन के 2-3 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए। इसी तरह इंशाल्लाह इसके फौरन बाद डेली 2-3 दिन बाद में एक वीडियो अपलोड करता हूँ। तो ये सारे लेक्चर्स जो आपके हो रहे हैं, इसको मैं इंशाल्लाह ग्रेजुअली यूट्यूब के चैनल पे अपलोड करूंगा। इस पे फोकस कीजिए और प्रैक्टिस
अब आपका काम है, मेरा जो सिखाने का काम था वो मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा मैं कर चुका हूँ। अब जो मेजॉरिटी काम है वो आप लोगों का है कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कल इंशाल्लाह हम एक नए लेक्चर के साथ ऑनलाइन मौजूद होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।